नमस्कार। तुम नहीं आए थे तब, तुम नहीं आए थे जब, तब भी तुम मौजूद थे। तुम नहीं आए थे जब, तब भी तुम मौजूद थे। आंख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, आंख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, दर्द की लौ की तरह, प्यार की खुशबू की तरह, बेवफा वादों की दिलदारी का अंदाज लिए। तुम नहीं आओगे जब, तब भी तुम आओगे, याद की तरह धड़कते हुए दिल की सूरत। आओ आने की बात करें, आओ आने की बात करें कि तुम आए हो। अब तुम आए हो तो मैं कौन सी शय तुमको नजर करूं। बहुत खूबसूरत लिखते हैं जाने माने शायर अली सरदार जाफरी साहब। रोहू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है, जाना माना नाम, दिल्ली रंगमंच का एक बेहतरीन नाम, जाना माना पहचाना चेहरा है और रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन से उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। बेहतरीन गायिका है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वीना मेहता जी का। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सब लोगों को। हमारे साथ तो बहुत सारे एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं और मैं उन सभी का एक बार शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, आप जानती हैं उनको, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारे साथ श्वेता जुड़ी हैं, हमारे साथ रंजना रैना कौल जुड़ी हैं, हमारे साथ डॉक्टर सरला मेहता जुड़ी हैं। डॉक्टर सरला मेहता हमारी रेगुलर लिसनर, हमारी रेगुलर व्यूअर और सुचित्रा जी भी रेगुलर व्यूअर। बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है, सुचित्रा, रंजना और सरला। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। सुभाष सर हमारे साथ जुड़े हैं, क्या बात, बेहतरीन इंसान। नमस्ते भैया। नमस्ते। मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं आपका तहे दिल से स्वागत। हमारे साथ रंजना रैना जी लिखती है, आज अपनी पुरानी सखी वीना को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्या बात। शब्बीर मुजाहिद जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन ड्रामा प्रोड्यूसर रह चुके हैं दूरदर्शन के और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दूरदर्शन केंद्रों के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। मनोज शर्मा जी लिखते हैं, बहुत काम किया है साथ और सीखा भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जितने भी अभी नए व्यूअर्स, खासतौर पे युवा पीढ़ी जो आपसे पहली बार मिल रही हैं, जो नई पौधे, मैं चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी है रंगमंच के क्षेत्र में वो हमसे जरूर साझा करें। लेकिन उससे पहले थोड़े से नाम मैं कुछ और पढ़ना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे हमारे से व्यूअर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जस किरण चोपड़ा जी जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी मुंबई से जुड़े हैं, लिखते हैं, वीना जी इज अ सुपर्ब एक्ट्रेस, फील ब्लेस्ड दैट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हर इन मेनी plays and learned a lot. डॉक्टर सलाम मेहता कहती हैं, दिल बाग बाग हो गया, क्या बात, क्या बात। सुभाष सर लिखते हैं, जीती रहो वीना। थैंक यू सुभाष सर, थैंक यू जी। वीना जी तो मेरी जर्नी शुरू हो गई थी जब मैं 4-5 साल की थी, तो मंच से तो हुआ क्या कि मैं खाना भी खाती थी, तो इस तरीके से करके खाती थी। तो सोचा सब लोगों ने कि घर के लोगों ने कि चलो इसको डांस सिखा देते हैं। और 5 साल की ही उम्र में मेरी पहली परफॉर्मेंस थी, रविंद्र गान था जिसके ऊपर देवतार मंदिर आंगन ताले। बहुत एक्साइटेड थी मैं, डार्क पर्पल कलर की गोटा लगा हुआ मेरा लहंगा था, उसके साथ चुन्नी थी और मैं स्टेज पर पहुंची। और स्टेज शुरू होने से पहले मुझे महा उत्सुकता कि मेरे घर के सब मेंबर्स आए हैं कि नहीं, और मैं पर्दा खोल करके देख रही थी। अब ईश्वर जाने क्या हुआ, मुझे किसी और बच्चे ने धक्का दिया या मैं ही अपनी एक्साइटमेंट में स्टेज से लुढ़क करके नीचे धड़ाम। मतलब अफरा तफरी मच गई और मैं भै करके चिल्लाई। अब मुझे बस इतना ही हादसा याद है, ये याद नहीं कि उसके बाद मैंने डांस किया कि नहीं किया। सो मैं मंच से पर मेरा पहला कदम इस तरीके से पड़ा था। फिर उसके बाद ये है कि सही बात मैं ये कहूं कि मैंने मंच को चुना, ऐसा कहना गलत होगा, मंच ने मुझे चुना। जहां कोई कुछ नाटक होता था, मैं मतलब स्कूल का होता था, मैं सिर्फ देखने के लिए पहुंच जाती थी। और वो आदत मेरी आज भी है
कि दूसरे के डायलॉग चल रहे हैं और मैं उन्हें ना ओठों ओठों में बोलती थी। तो मेरे स्कूल में किसी दूसरी बच्ची को लिया गया था और नाटक था कालिदास का, शकुंतला का, और वो संस्कृत में था। कि हाँ, उसमें था कि मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, दंतस्य गणेश्यामि, ऐसे करके कुछ लंबा सा डायलॉग था। और मैंने वो सुना और उस बच्ची से बुलवाने की कोशिश कर रहे थे, वो बेचारी बोल नहीं पा रही थी और मैं उसको लगातार बोल रही। तो टीचर का ध्यान मेरी तरफ, बुदबुदा रही थी हालांकि, लेकिन टीचर का ध्यान मेरी तरफ गया। तो उन्होंने कहा तुम बोल के दिखाओ। तो मैंने फटाक से बोल दिया। तो भरत का रोल मुझे, अब भरत का रोल मिल गया। तो दूसरी टीचर ने कहा कि तुम ऐसा करो, वो रोहिताश्व का रोल है हिंदी में, तुम वो भी कर लो। तो मैंने वो भी कर लिया। तो इस तरीके से स्कूल कॉलेज में मतलब जो भी होता था, नाटक होता था, उसमें हमेशा मुझे मुख्य भूमिका मिलती रही। जानकी देवी कॉलेज में आकर के तब ग्रेजुएशन में थी, सुचित्रा तब मेरे साथ ही थी। हालांकि हम लोग एक क्लास में नहीं थे, लेकिन हम एक कॉलेज हमारा एक ही था। तो उसमें रमेश मेहता का कोई नाटक था, या तो नया जमाना था या पैसा बोलता है, कुछ इन दोनों में से कोई एक था। चालक, क्योंकि मैंने दोनों ही किए हैं। तो उसमें जो कैरेक्टर था उसको बीड़ी पीनी थी। अब मैं जरा रियलिस्टिक, मैंने कहा बीड़ी पीनी है तो फिर पीनी है। अब पीनी आती नहीं, क्योंकि मेरे घर में तो किसी ने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, तो अब क्या करूं। तो देन आई वेंट टू माय बॉयफ्रेंड, लेटर ही बिकेम माय हस्बैंड। मैंने कहा शैलेंद्र सिगरेट पीना सिखाओ। तो उनकी तो पहले आंखें ऐसी हुई। मैंने कहा मुझे नाटक करना है और मुझे तुम पीना सिखा दो, और पीनी है मुझे बीड़ी, तो इसलिए जरा मुझे सिखा दो। तो मैं कहने लगे तुम अंदर लोगी और तुम्हारी खांसी चालू हो जाएगी। तो मैंने कहा कि तो कोई तरीका ऐसा होता होगा ना कि जो सिगरेट मुंह के अंदर ना जाए। तो उन्होंने मुझे सिखाया, कहा कि सांस रोके रहना, तो वो अपने आप ना नाक से निकल जाएगा धुआं, और तुम निकाल देना। पहले नाक से निकलेगा और फिर बाकी सांस बात छोड़ोगी तो वो मुंह से भी निकल जाएगा। और लगा मैं तो प्रो हूँ सिगरेट और बीड़ी पीने में, और वो मैंने नाटक किया। लेकिन ये हुआ कि अवार्ड तो मिला, लेकिन बदनामी बहुत मिली कि मीना ठाकुर सिगरेट पीती है। फिर उसके बाद कॉलेज के बाद मुझे इत्तफाकन, मतलब ये है किसी को जरूरत थी, वीरेंद्र शर्मा जी उन दिनों नाटक किया करते थे जी। तो उस नाटक में ऑलरेडी कास्ट तय थी। तो जो एक लड़की का किरदार था जिसे आखिर में आना था, तो उसके लिए वो लोग ढूंढ रहे थे। और किसी मेरी टीचर के हस्बैंड ने कहा कि अरे एक लड़की है जो जानकी देवी कॉलेज में पढ़ती है, तो वो अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे लगता है वो कर लेगी। तो इस तरीके से मुझे वहां से बुलावा आ गया। मैंने घर में कहा कि मुझे ऐसे ऐसे नाटक करना है। तो कहा ठीक है करो। अनुमति मिल गई तो मैंने वीरेंद्र शर्मा जी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि जो मुख्य भूमिका कर रही थी तब उनकी गर्लफ्रेंड बाद में उनकी पत्नी बनी मोहिनी शर्मा जी। तो मोहिनी शर्मा जी का और वीरेंद्र जी का झगड़ा हो गया। तो जो साधना जी रोल कर रही थी वो मोहिनी जी ने किया, जो साधना जी रोल कर रही थी वो मुझे मिल गया, और जो मैं करने जा रही थी उसमें रश्मि दर की एंट्री हो गई। तो वहां मेरी रश्मि दर आपने अभी रश्मि जी का नाम लिया, रश्मि जी का कमेंट अभी आया उनके नाम के साथ ही, लिखती हैं हेलो वीना जी, ज़माने बाद तुमको देखा बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिल्ली रंगमंच पर एमएचए थिएटर में मेरा सबसे पहला जो इत्तेफाक था वो साधना जी के साथ, वीरेंद्र शर्मा जी के साथ, मोहिनी शर्मा जी के साथ और रश्मि दर। इससे पहले मैं थिएटर के लोगों को बिल्कुल नहीं जानती थी, क्योंकि जिस माहौल में मैं पली बड़ी उस माहौल में नाटक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मतलब ठाकुरों के खानदान की लड़की, पहले तो ये है कि मुझे पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था, और पढ़ी भी मैं अपनी जिद से। तो ये नाटक करने की अनुमति मुझे मिल गई, यही बहुत बड़ी गनीमत थी।
तो वहां मेरी जान पहचान इनसे हुई। और जिस समय ये नाटक कर रही थी उसी समय सई परांजपे जी का नाटक था फाल्गुन राव। उसमें फाल्गुन राव में एक यंग लड़की की नौकरानी थी जो कि मराठी लड़की, और उसकी जरूरत थी। तो वो उसमें मैंने मधु राजा, राजा जी और अरुण जी, सई परांजपे के हस्बैंड, वो, मैं और सुधीर टंडन, ये हम लोग 6 लोग थे उस नाटक में, और हम लोगों ने वो नाटक किया। अब उसके बाद मुझे मिला मानव अमानव ओम शिवपुरी जी के साथ। उसकी रिहर्सल चल रही थी और उन्हीं दिनों फाल्गुन राव हुआ। और फाल्गुन राव में मेरा जो आखिरी सीन था, थोड़ा सा इरोटिक तरीके से मुझे चलना था, और कुछ कमेंट भी मेरे पति का कुछ ऐसा था जो कि थोड़ा इरोटिक था। तो किसी ने ऑडियंस में से कमेंट किया जो कि मुझ तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन बगल में बैठे हुए मेरे पिताजी तक पहुंच गया। अब ठाकुर साहब का सम्मान खतरे में, लड़की क्या कर रही है, रोक लग गई बिल्कुल। और मानव अमानव भी बीच में छूट गया, मैं उसकी रिहर्सल भी नहीं कर पाई। ये मुझे बाद में पता चला कि मेरा नाम सारा आकाश में जो नंदिता ठाकुर ने रोल किया उसके लिए सजेस्ट किया गया था, और ये हो गया था कि हाँ लड़की अच्छा काम करती है, ऐसा ही फेस चाहिए, तो इसको अप्रोच करो। तो मेरे हाथ से फिल्म, मतलब कहते हैं ना कि दुबे जी छब्बे बनने चले, चौबे जी छब्बे बनने चले थे और दुबे रह गए। तो वो हालत मेरी हुई कि मतलब नाटक गया, फिल्म गए, और मैं घर में बैठ गई और नाटक से मेरी छुट्टी। ठीक है, मुझे कोई ऐसा लगा ही नहीं, अजीब सा लगा नहीं। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, तो जब मौका मिलेगा तो कर लेंगे। उसके बाद शैलेंद्र से मेरी शादी हो गई। तो उन दिनों अभियान का घासीराम का कोतवाल चल रहा था, और मैंने वो देखा भी। तब मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और जहां सांत्वना निगम जी, आपने नाम सुना होगा जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सांत्वना जी और मैं, हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट में एक साथ पढ़ाते थे। तो उस समय पल्लवी मेहता जो कि सांत्वना जी के साथ मेन लावणी सिंगर थी, उनको किसी वजह से उनके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया कैलकाटा, और देहरादून का शो अनाउंस हो चुका था। तो ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर कौन तैयार करेगा इतने सारे गानों को। तो सांत्वना दी ने मुझे फोन, मतलब मैं उस समय बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बीमार थी, तो उनका फोन आया कि वही वीना ऐसे ऐसे शो है और तुझे ही करना है, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो मैंने कहा सांत्वना दी मेरा हाल तो ये है, कहती है कि तू 3 दिन रेस्ट कर। तो मैंने कहा मैं सीखूंगी कैसे? कहने लगी मैं रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। तो मेरे पास कैसेट भेजा गया, जो बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने सारे गाने सीखे, कोई रिहर्सल नहीं, कुछ नहीं। और बिस्तर बस की पिछली सीट पर लिटा करके मुझे देहरादून ले जाया गया लपेट के कंबल में। वहां पहुंच करके मुझे ये नहीं पता है कि मूव्स क्या है। तो मैंने कहा सांत्वना दी मैं करूंगी क्या? तो कहने लगी मैं हूं ना, जो जो मैं करूंगी तो बस मेरे साथ साथ चल, वो करना है तुझे। कोई मतलब बस में बैठे बैठे जो सांत्वना दी के साथ रिहर्सल की थी मैंने, वही मेरी रिहर्सल हुई और सीधे स्टेज पर उतरी। तो इस मैं कह रही हूँ ना कि मंच मुझे अपने आप बुलाता है, और मैंने उनके साथ वो एज लवली सिंगर एंटर किया अभियान के घासीराम कोतवाल में। तो कुछ गुनगुना के जरूर सुनाए हमें। तो उसी का घासीराम का ही जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जब मैंने गाया था तब मैं काफी छोटी थी, मतलब ऐसी थी 25 साल के करीब की थी तब की आवाज में, और अब 70 साल के ऊपर की आवाज है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो अब सुर का वो सधा हुआ सुर तो नहीं है, पर कोशिश करूंगी। आस तेरी आई मैं वाह। मन है उदास
वाह। है उदास जरा प्यार करो, आस तेरी आस आई मैं पास, मन है उदास जरा प्यार करो जी, जरा प्यार करो, कब आओगे मेरे महल में, मेरे महल में, मेरे महल में, दिल खुशहाल करो, प्यार करो जी, जरा प्यार करो। तो ये था गाना जिसके साथ मेरी हुई थी। उसके बाद स्टेज पर गाने के साथ साथ ये हुआ कि उसमें फिर जो ग्रुप डांसर थे तो उसमें भी फिर मुझे इंक्लूड कर लिया गया। फिर तो सिलसिला शुरू हो गया अभियान में। मैंने बहुत नाटक किए, ऑलमोस्ट 15-16 नाटक किए, जिनमें, और मैं वही बात कह रही हूँ ना कि रोल भी मुझे जैसे बुलाते रहे। तो उससे मतलब घासीराम कोतवाल के बाद मैंने पैर तले की जमीन किया। पैर तले की जमीन में ये मेरे ऑपोजिट बीएम बडोला जी थे। मैंने रीटा का ये पैर तले की जमीन मोहन राकेश जी का आखिरी नाटक था, तो अधूरा रह गया था, जिसे किन्होंने एक और राइटर है, मैंने उनका नाम भूल रही हूँ, मनु भंडारी जी के हस्बैंड थे वो, एक राजेंद्र यादव, राजेंद्र नहीं, सॉरी नॉट राजेंद्र यादव, कमलेश्वर जी ने, कमलेश्वर जी ने उसको पूरा किया था, आखिरी वो जो दिया था, तो अधूरा रह गया था नाटक। तो वो उनके मोहन राकेश जी को श्रद्धांजलि देने के तौर पर किया गया था। तो मैं अपनी सास के सामने हमेशा पल्लू लेकर के रहती थी सिर पर। मेरे ससुर नहीं थे, मुझे ये नहीं था घर में कि मुझे सिर ढक करके रहना है, तो वो मेरा तरीका था उनको सम्मान देने का। वो मेरी सास हमेशा कहती थी क्यों सिर ढकती है, ऐसे नहीं, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ सामने सिर ढकना। और उसमें ये था कि एक मतलब बाढ़ग्रस्त इलाके में हम सब लोग फंस गए हैं, तो उसमें मुझे मतलब एक सीन ऐसा था आखिरी में कि जो मैं बडोला साहब के साथ जाकर के, यानी कि वी स्लीप टुगेदर। तो स्टेज पर ये था कि मुझे शर्ट के 2 बटन खोलने और सामने मेरी सास बैठी हुई, तो जिनके सामने मैं सिर ढक करके रहती हूँ उनके सामने मेरा ये सीन चल रहा है। लेकिन मेरी सास ने कभी ये नहीं कहा कि वीना तुमने ये कैसा नाटक किया है, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, कहने लगे बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, उस नाटक की एक मजेदार बात और बताती हूँ। उसमें ना दीना भाई काम करते थे। दीनानाथ जी का नाम तो सुना होगा रेडियो के। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा सौभाग्य कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। तो दीना भाई की एक समस्या ये थी कि वो लंबे लंबे डायलॉग नहीं याद रख सकते थे। तो उन्होंने राजेंद्र जी से, देख राजेंद्र मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसे, मैं भूल जाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन राजेंद्र नाथ जी ने कहा कि अच्छा आपके लिए ना क्यू पर कोई ना कोई प्रॉम्प्टर रहेगा, आप बोलिए, वो सुनते रहिए और बोलते रहिए। तो जो बार बना हुआ था, बार के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था और दोनों तरफ विंग्स में एक एक आदमी था, तो 3 प्रॉम्प्टर्स उनके लिए मौजूद थे। अब प्रॉम्प्टर तो मौजूद थे लेकिन सही लाइन पर उनको सही जगह तो पहुंचना था। लेकिन दीना भाई अपनी लाइन के लिए सही प्रॉम्प्टर के पास ना पहुंच करके गलत प्रॉम्प्टर के पास पहुंच गए। अब वहां जाकर के फक उनको सडनली याद आया कि अरे ये प्रॉम्प्टर तो गलत था। तो अब प्रॉम्प्टर को पता चल गया कि ये गलत जगह पहुंच गए हैं, तो वो पीछे से होता हुआ उस जगह पहुंचा। अब जब तक इन्होंने रियलाइज किया वो वहां पहुंच चुका था, तब तक दीना भाई अपने प्रॉम्प्टर की जगह पर। अब मतलब ये स्थिति, अब मेरा और दीना भाई का सीन, और मैं समझ गई कि अब तो दीना भाई कच्चा खा गए। तो मैंने कहा, तो मैं ये कह रही हूँ और मैं जानती हूँ आपका जवाब जानती हूँ, इसके बाद आप ये कहेंगे ना। तो उन्होंने कहा, उन्होंने फिर बोला। अब उसके बाद फिर वो भागे, मतलब पूरे कम से कम 10 मिनट तक यही नाटक चलता रहा, इधर से उधर भागते रहे। और हर बारी मैं उनसे कहती थी मैं जानती हूँ कि आप मुझसे ये कहेंगे, और उनको नाटक वो दे देती थी। क्या बात।
पर ये सब नाटकों में ही होता है। और ये सुचित्रा जानती हैं कि ऐसा गच्चा मैंने कमला में किया था। मेरी एक बहुत ही खराब आदत है कि जिस समय नाटक चल रहा होता है ना, उस समय पूरी स्क्रिप्ट मेरे कंठ में साथ साथ हो रही होती है। क्या बात, क्या बात। तो अब लेकिन इसका नुकसान भी है ना कि जहीर साहब का और मेरा बहुत ही टेंस सीन चल रहा है कि मैं कह रही हूं कमला नहीं जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि कमला को अब ये ले जा करके वो उसमें नारी आश्रम में छोड़ चुके हैं, छोड़ देंगे और अब कमला वापस कभी नहीं आएगी। और जबकि कमला ये सोचती है कि मेरा पति उसका पति है, उससे पहले उसकी और मेरी बात हो चुकी, कि जब वो ये कहती है कि कोई बात ना, अगर बच्चे तुम्हारे ना होंगे तो कोई बात ना है, बच्चे पैदा करने का मैं काम करूंगी, सभा मीटिंग में जाने का काम तुम कर लो। तो ये सीन सारा एक रात पहले हो चुका है। तो मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद इसको आश्रम में भेज दिया जाएगा। तो ये सीन चल रहा है और मुझे कहना था कि कमला नहीं जाएगी, और उन्होंने कहा कि उनका डायलॉग ये था कि कमला अपना सामान लेकर के आओ। अब मैं कमला नहीं जाएगी के बजाय बोल गई कमला अपना सामान लेकर के आओ। अब मतलब ये है कि ये मेरा कहना जहीर सा फक और मेरे पेट में भी तितलियां दौड़ गई, और उधर लाइट से राजेंद्र नाथ जी और सांत्वना जी का मतलब ये हो गया कुछ सेकंड का। और ये सुचित्रा भी स्टेज पर, सब बिल्कुल सन्नाटा उस समय। और कुछ 5 सेकंड के बाद मैंने कहा और मेरे कमरे में रखो, मैं देखती हूँ तुम्हारा सामान कहाँ से कौन निकालता है, तुम नहीं जाओगी, कमला नहीं। और कमाल, कमाल, वाह वाह। लेकिन ये सब चीजें नाटक में ही हो सकती है। इसी तरीके से एक हमारा नाटक था सैया बेईमान, राजेंद्र नाथ जी यही कहते थे कि वीणा अपनी गलती को दोहराती नहीं है, रोज एक नई गलती करती है। तो उस नाटक में मेरी प्रॉपर्टीज थी जो कि मुझे हमेशा लेकर के जाना होता था। सर्दियों के दिन थे तो सबसे पहले मुझे एक तकिया लेके जाना पड़ता होता था, जिसमें मेरा पति दिन रात मतलब रात भर खांस खांस करके ना थूकता था। तो और उससे अगला मेरा था दूध का डोलची। तो सर्दियों के दिन थे, मेरे पैरों में बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने वो तकिया उठा करके नीचे रख लिया और उस पर खड़ी हो गई। और मैंने सोचा कि जैसे मेरी एंट्री होगी ये तकिया लेकर के मैं चली जाऊंगी। और मेरी सारी प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टीज होती थी जो मैंने एक के बाद एक लगा करके रखी थी। जैसे ही मेरी एंट्री आई, मैंने दूध का डोल उठाया और स्टेज पर, और दूध का डोल उठाए मैं वहां नाटक कर रही हूँ। अब इतने में हमारा जिसका वो था डायलॉग कि दूध वाला आ जाता है और वो कहते कि माता जी दूध लो। तो मुझे कहना था कि ठहर, पहले इस बिल्ली के बच्चे को जाकर के तो धूप में सुखा के आऊं। मैंने उठाया हाथ में डोल, अब क्या करूं? उधर जहीर साहब भी बिल्कुल भौचक्के कि अब क्या। तो अब मैं क्या करूं? मैंने दूध के डोल को देखा, मैंने कहा नहीं चाहिए दूध। जहीर साहब कहते क्यों नहीं चाहिए दूध? मैंने कहा नहीं चाहिए, दिन रात तो खांसते रहते हो तुम, खांस खांस करके तकिया भर देते हो, नहीं चाहिए दूध। मतलब ये है, ऑडियंस को भी समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन 5-7 मिनट तक हमारा जिसे कहते हैं ना एक्सटेम्पोर इम्प्रोवाइजेशन टोटली होती रही। और वो जो बेचारा दूध वाला लड़का था वो कभी मेरी तरफ देखे कभी उनकी तरफ देखे, और उस बेचारे के काफी सारे डायलॉग थे और एक मात्र अकेला वही सीन था। अगर वो नहीं करता वो बेचारा तो फिर कैसे होता? तो फिर कैसे करके हम दोनों, ये जहीर साहब की और मेरी बहुत अच्छी टीमिंग थी कि हम लोगों ने नाटक को उस पॉइंट पर पहुंचा दिया कि जहां वो बेचारा अपने डायलॉग बोल पाए। तो डायलॉग उसने बोला। वाह वाह। तो इस तरह की हरकतें
बीना मेहता करती ही रहती थी। कभी मतलब ये कि छतरी भूल जाती थी, कभी कुछ भूल जाती थी, कभी कुछ भूल जाती थी, लेकिन वहीं स्टेज पर बैठे बैठे खड़े खड़े उसी समय लगता था कि अब क्या इम्प्रोवाइजेशन करूं। इतना खूबसूरत सीन था, इसमें जाती पूछो में, जैसे ही मेरे कक्का जी आते हैं और मैं छतरी खोलती हूँ और छतरी घुमाना शुरू कर देती हूँ नर्वसनेस में, और मैं छतरी भूल गई। अब छतरी भूल गई तो वो कैसे होगी। तो अब क्या करूं, तो मेरी 2 लंबी लंबी चोटियां थी, तो जैसे ही मेरे कक्का जी आए मैंने उसका रिबन पकड़ा, पूरा रिबन, और मैं फिर छोड़ो फिर खोलो फिर जो तो जो छतरी के साथ करना था वो मैंने रिबन के साथ। वो रिबन के कमाल साथ। कमाल। तो ये अब मैं वापस आती हूँ अपनी उसी पर। तो फिर हमने किया लिसिस्ट्रेटा का बीच कमला में। के बारे में सुभाष सर लिखते हैं कि उन्होंने इसमें आपके फादर का करेक्टर किया था। फादर का क्या, और बहुत अच्छा किया था, बहुत। नहीं नहीं, हाँ, कमला में मेरे फादर का, मेरे कक्का जी का किया था, कमला में मेरे कक्का जी का किया था, दैट्स राइट। और बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। और मतलब सही बात ये है कि आ, मैं सुभाष जी को अपना बड़ा भाई मानती हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगा सचमुच में जैसे स्टेज से वो कक्का जी के बीच में वो मेरी तकलीफ को समझ रहे हैं, जो मेरा पति जय सिंह यादव मुझे दे रहा है, उस तकलीफ बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो यादें हैं। जी। तो अभी आप बात कर रही थी जी। तो इसके बाद हमने नाटक किया था लिसिस्ट्रेटा, पैर तले की जमीन के बाद लिसिस्ट्रेटा, वो मेरी जर्नी रही है। तो लिसिस्ट्रेटा में मैं नहीं करने वाली थी, कोई और कर रहा था। वो मतलब रिहर्सल होती थी, लेकिन राजेंद्र नाथ जी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू रिहर्सल के लिए तो आ जा। मैंने कहा हाँ, रिहर्सल के लिए आ जाती हूँ। और तब मेरी बच्ची 3 महीने की थी, तो उसका दूध वो सब कुछ रख रखा करके मैं अपने बड़े बेटे को साथ में लेकर के, दोनों को लेकर के और पहुंच गई। तो मैं देख रही थी, तो जो इसका, मैं कैरेक्टर का नाम भूल गई हूँ, मेरा क्या कैरेक्टर का नाम, तो वो कोरस लीडर थी और बहुत धाकड़ कैरेक्टर थी। तो वो जो लड़की, हालांकि मेरी भतीजी ही थी जो कर रही थी, उसको रोल दिया गया था, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी जैसा करना चाहिए। तो राजेंद्र नाथ जी ने कहा बिना इसको करके दिखा कैसे करना है। मैंने उसे करके बताया कि देखो इस तरीके से करो, और वो सबके सामने था। जैसे किया सब लोगों ने क्लैपिंग कर दी। अब तो ये मेरे लिए ट्रैप था जो राजेंद्र भाई ने किया था। अब कहने लगे कि देख वो नहीं कर पाएगी। फिर मेरी नीस ने कहा देख दीदी, मैं जानती हूँ कि मुझे ये रोल नहीं मिलेगा, लेकिन मुझसे लेकर के किसी और को दे दिया गया तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन तू कर लेगी ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसलिए तू कर ले। तो ये समझिए कि मेरा सारा शो, जो सारी रिहर्सल जो हुई है ना, वो पीछे मैं पाखी को लिटा देती थी, उसका पालना भी साथ लेकर के जाती थी, और मेरा बेटा उसको टाइम से दूध देता रहता था, सांत्वना जी उसको देखती रहती थी। इस तरीके से मेरी पूरी रिहर्सल चली है। और उसके बाद ये है कि जिस समय शो होते थे तो या तो सांत्वना जी या मेरे हस्बैंड इसको गोदी में लेकर के रहते थे। तो इस तरीके से मेरा लिसिस्ट्रेटा हुआ। सांत्वना जी क्या, मतलब ये 2 व्यक्तियों का, और साथ साथ मेरे बेटे का भी। अच्छा, इसमें लिसिस्ट्रेटा में मेरे बेटे ने भी फिर रोल किया था। वो तब 6-7 बरस का ही था, तो उसमें एक का बेटा बनना था, तो उसको लिया गया था। तो वहां से मतलब ये है कि पालने में ही इन दोनों बच्चों ने भी ये सब सीखा। क्या बात, क्या बात। तो मनोज जी लिखते हैं कि आप फ्लाइट कैच करना भी भूल गई थी एक बार। जी। ये हुआ क्या था, मैं शूटिंग उसमें मनोज भी थे, हम लोगों ने काम एक साथ किया था उसमें। तो मुझे छोड़ने के लिए, मनोज का तो काम मेरा कल तब भी चल रहा था, लेकिन मेरा काम खत्म हो गया था, तो मुझे छोड़ने के लिए आ रहे थे।
और जो छोड़ने के लिए आ रहे थे उन्होंने कहा आपने कामाख्या का मंदिर देखा है क्या? मैंने कहा नहीं। कहने लगे तो अभी आए हैं तो आप देख लीजिए। मैंने कहा अच्छा। मेरे साथ ये बहुत अजीब सी बात रही है शुरू से कि देवी का मंदिर, चाहे वो ज्वाला जी का मंदिर है, चाहे नैना देवी है, चाहे वो कात्यायनी का मंदिर है, मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन मैं कैसे ना कैसे मैं वहां मंदिर में पहुंच जाती हूँ। ये बहुत अजीब बात है। मैं कभी मैंने प्लान नहीं किया, आज तक नहीं किया है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैं मंदिर में पहुंच गई और मैं मंदिर में जाके भूल गई कि मेरी फ्लाइट है। और मैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, चौथे मंदिर, इस तरीके से मैं आराम से घूम रही हूँ। और आई डोंट नो कैसे, और उन दिनों तो मोबाइल फोन भी नहीं होते थे। तो अचानक मुझे ख्याल आया कि ओह मेरी तो फ्लाइट थी। तो मैंने कहा सॉरी भगवान जी, मैं वापस जा रही हूँ, और मैं भागी वहां से। और मैं नीचे पहुंची ना, वो आदमी फ्यूरियस कि आप जाकर के आप इतनी लेट, मैं क्या आपको कैसे ढूंढूं, क्या करूंगी, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा चलिए। और हम लोग पहुंचे, वहां पर पहुंचे, टिकट मेरी थी, लेकिन सामने से फ्लाइट, मेरी आंखों के सामने फ्लाइट ऐसे उठ रही है। और सोचिए जरा, मतलब मेरे बच्चे वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि माँ अभी आएगी, और मैं अगर वहां ने, मेरा सबसे बड़ा जो तकलीफ थी घबराहट के मारे, वो ये थी कि मेरे बच्चे सोचेंगे कि हमारी माँ का एक्सीडेंट हो गया। और बाय दैट टाइम दे हैड लॉस्ट देयर फादर। तो मुझे ये घबराहट कि मेरे बच्चे ना, मतलब डर के मारे उनका क्या हाल होगा कि माँ क्यों नहीं आई है। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मेरी एक ट्रंक कॉल बुक करवा दीजिए, मुझे अपने बच्चों को इन्फॉर्म करना है। फिर मैंने अपने भाई के घर ट्रंक कॉल बुक करवाई। मैंने कहा कि भाई जी, मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, तो आप बच्चों को बता दीजिए कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई है और मैं कल आऊंगी। फिर दोबारा से मेरी फ्लाइट बुकिंग हुई, उनसे भी मैंने बहुत माफी मांगी। तो वो प्रोड्यूसर थे, फिर रात को उनके घर ठहरी मैं, और अगले दिन फिर, क्योंकि एक ही फ्लाइट थी जो कि वहां से आती थी, फिर उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि आप कामाख्या इसी तरह की हरकतें मैं अक्सर करती रहती हूँ कि कभी फ्लाइट मिस हो गई, कभी ट्रेन छूट गई, वो धुनकी में रहती हूँ ना कुछ तो भी। असल में इसी धुनकी की वजह से ही मैंने एक्टिंग सीखी है, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाती थी तो हमारे करोल बाग से और यूनिवर्सिटी के लिए जो बस मिलती थी, मैं उस बस में नहीं बैठती थी, छोटा रूट था उसका। मैं बस लेती थी 10 नंबर की, और 10 नंबर जो है वो पूरी सदर बाजार, तो पता नहीं क्या क्या रास्ते होती हुई फाइनली 1.5 घंटे में यूनिवर्सिटी पहुंचती थी। और मैं उसमें बैठती थी और मैं पूरे रास्ते देखती हुई जाती थी कि कौन कैसे, दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन। मतलब ये नहीं था मेरी कि मुझे नाटक करना है, बट आई लव पीपल, कि मैं ऑब्जर्व करूं लोग कैसे देख रहे हैं। मैं बस में बैठे बैठे लोगों को देखती थी कि कौन कैसे देख रहे हैं। मेरे पिताजी जो थे पॉलिटिकल फिगर थे, तो बहुत नेता लोगों को जमावड़ा रहता था, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, नेता लोग कैसे बिहेव करते हैं, वो अरुणा असफ अली जी का कैसा डिम्योर है, इंदिरा गांधी जी का कैसा डिम्योर है, ये सब मैं ऑब्जर्व करके, मतलब बचपन से ही ये सारी चीजें ऑब्जर्व करती और देखती थी कि वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे। तो मेरा, जैसे कहते हैं कि मेरा एक्टिंग का स्कूल जो है मेरे आसपास की दुनिया रही, और मैंने बहुत सीखा, कहीं और से नहीं सीखा मैंने। तो लिसिस ट्रेटा के बाद काफी लंबा गैप मेरा पड़ा। लिसिस ट्रेटा के बाद मैंने क्या किया था, हाँ नहीं किया, नाटक कोलमपुर हुआ, अभियान के काफी प्लेस हुए, क्योंकि क्या हुआ था कि उसी समय मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी जी। तो मैं भारतीय संस्कृति और डिक्शन ये मैं पढ़ाया करती थी। तो वहां आपने एक वो देखा होगा, जबान संभाल के एक सीरियल हुआ करता था, तो उसमें सीरियल लोग, मतलब ये ना आने के कारण
कुछ का कुछ बोलते थे। ये कुछ आवाज हो रही है, आपको क्यों हो रही है? नहीं नहीं, कहीं हो रहा होगा। नहीं नहीं, अभी सही आ रहा है। ठीक है, सही तो सही आ हाँ ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड थी कुरीना, अब वो डिक्शनरी से ज्यादा पढ़ती थी बजाय उसके सीख के पढ़े। तो एक दिन बड़ी उदास सी बैठी थी अकेली, मैं उसके पास गई, मैंने कहा कुरीना क्या हुआ? कहने लगी श्रीमती मेहता, मेरा भाव नीचे हो गया है। उनका भाव नीचे हो गया मतलब कितनी, मेरा भाव गिर गया है। मतलब इसका भाव भी गिर गया, भाव नीचे हो गया, ये लड़की कहना क्या चाह रही है? मैंने कहा कुरीना क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्या कहना चाहती हो, अंग्रेजी में बताओ। अच्छा, तो उसने कहा ओ मिसेस मेहता आई एम फीलिंग टू लो, मतलब फीलिंग भाव थी और लो नीचे है, भाव उसका नीचे हो गया। तो एक छोटा सा वो, और दूसरा मुझे वहां क्लासेस दी गई थी कि हमारे यहाँ के लोगों की एक खासियत होती है कि फॉरेनर्स आए तो हिंदी सिखाने के लिए उन्हें नमस्ते जी, तो आपको कहना है कुत्ती रामजादी तेरा की हाल है, ये सिखाया जाता है। तो ये इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग। तो मुझे ये कहा गया कि आप इन्हें गालियां सिखाइए, और मैं महासात्विक पत्नी, मैंने कभी कोई गाली कभी नहीं दी थी। तो मेरे लिए ये बहुत ही एम्बैरेसिंग पोजीशन कि मैं गाली दूं कैसे, इनको सिखाऊं कैसे। तो पहले तो मैंने उसको लिखा, फिर मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती थी। तो मैं कहती थी अब इसे बोल करके बताइए कि इसे कैसे बोल रहे हो। तो वो बोलते थे तो मेरे कान में जैसे शीशा घुल जाता है, इस तरीके से मेरी हालत हो जाती थी और लाल हो जाती थी मैं, और मैं सबसे छोटी थी। तो इस तरीके से मैंने उन्हें गालियां सिखाई और उन्हें बताया कि अगर ये गालियां आप सुनेंगे, मतलब भारी भरकम गालियां थी, वो माँ की गाली, बहन की गाली, बेटी की गाली, वो तक मुझे सिखानी पड़ी थी, छोटी मोटी गालियां नहीं थी कि बट ऐसा क्यों गाली क्यों सिखानी पड़ी, क्यों? गाली कि अगर आप बाहर जाते हैं और क्योंकि वो जो सीखेंगे अगर किसी से गलत सीखेंगे तो गलत बोलेंगे, दे विल बी इन ट्रबल। सो वो ट्रबल में ना रहें, इसलिए उनको उन गालियों के को जानना बहुत जरूरी था। तो उस दौरान मुझे पता चला, एक हमारे उर्दू के हमारे जो टीचर थे डॉक्टर असलम परवेज, उन्होंने कहा कि गाली का भी बिना एक सलीका होता है। गाली का सलीका? उन्होंने कहा हाँ, माँ की जो गाली है वो किसी बुढ़े को नहीं दी जा सकती है क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से बच्चे को आप बेटी की गाली नहीं दे सकते हैं, कोई लगेगी नहीं। इसलिए ये है कि गाली का एक सलीका होता है, ये मैंने वहां सीखा। तो ये जो वहां सीखती थी या कुछ भी ऐसा, वो सब चीजें जो हैं वो अपने में नाटकों में सब में अप्लाई भी करती थी, क्योंकि जो मैं सीख रही थी वहां से वो सब मेरे काम आ रहा था, जितनी भी मैंने सीखी। तो फिर तो ताम्रपत्र किया, जिसमें सुभाष भाई थे, जहीर साहब की मैं पत्नी बनी थी, और एक बच्ची है अनन्या खरे जो कि अब आपका आकाशवाणी के नाटकों से भी बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। सुचित्रा जी लिखती है सभी को वर्ल्ड रेडियो डे की शुभकामनाएं। वाकई आज वर्ल्ड रेडियो डे है तो सभी को शुभकामनाएं। तो मैं सबको शुभकामनाएं। आकाशवाणी से मेरा बिल्कुल संबंध रहा। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ। सुभाष जी लिखते हैं 1977 में जो आपने जिस नाटक का नाम लिया, लिस्ट जो अभी फिर जाती ना फिर जाती 1978 में हो, जिसमें तुमने बेहतरीन काम किया, खेला पोलमपुर का 1975 में हुआ। हमारे साथ प्रतिमा कन्नन जी जुड़ चुकी हैं, बेहद दिल्ली रंगमंच में एक नाम उनका भी रहा है और बेहतरीन कलाकार है, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत बेहतरीन कलाकार हैं प्रतिमा जी। जी, रेखा सरीन वाकई वैसे बहुत एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। रेखा सरीन त्रेहन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सरला मेहता, किरण शिवपुरी, सुचित्रा गुप्ता जी, राजीव गिरधर, नौरीन शर्मा, मनोज शर्मा, निरुपमा वर्मा जी, मीता दास, प्रीति पांडे, शहजाद हुसैन कश्मीर से, कमल कुमार वर्मा, मनोज शर्मा, सुभाष गुप्ता, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बहुत सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है, ओपी जी जुड़ी है, कि मैं चाह रही हूँ कि आपकी ही बातें सुने। तो मैं आकाशवाणी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। आकाशवाणी नाटकों से आपका जुड़ाव रहा है।
हाँ, आकाशवाणी दिल्ली से मेरा जुड़ाव रहा है और नाटकों से और मैंने लिखा भी है। ये सिर्फ मैंने मतलब ये नहीं कि बतौर एक्ट्रेस काम किया है। और वहाँ मतलब ये है कि वहाँ नाटकों में काम करके इतना सीखने को मिला कि माइक जो है वो आपकी सारी दुनिया है। उस समय सुचित्रा जो थी ना, सच बताएं कि सुचित्रा वॉज अ क्वीन ऑफ आकाशवाणी। इनसे हमने बहुत सीखा है। हम तो मतलब सही बात यह है कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि माइक के सामने किस तरीके से एक्टिंग की जाती है, क्या होता है कि अगर हमने इस तरफ को आवाज की, यानी कि हमें डिस्टेंस क्रिएट करना है तो किस तरीके से करना है। तो कमल दत्त जी बहुत ही नाटकीय थे। वो बिल्कुल नीचे बैठ जाते थे, ऐसे करो, फिर उछल उछल के बताते, ऐसे करो, इधर इधर से बोल, इधर से बोल। और वो सारी चीजें हमने सीखी उनसे, कमल दत्त से सीखी, छिब्बर से सीखी, इन सब लोगों से सीखी। फिर क्योंकि मैं लिख भी रही थी, मैं बाहर लिखती थी असल में, क्या बोलते हैं, मैं वुमेन चाइल्ड वेलफेयर और एडल्ट एजुकेशन और हेल्थ संबंधी विषयों के लिए, इन सब विषयों पर मैं बहुत लिखती थी। तो उस समय रेडियो में एक प्रोग्राम बना था, मैं भूल रही, कोई मिसेस गुप्ता थी जो उसको हैंडल कर रही थी। मैं मतलब जो रेडियो के लोग हैं ना, डायरेक्टर, उन सबके नाम मैं भूल चुकी हूँ असल में। यहाँ तक आते आते मैं यूजुअली नाम भूल जाती हूँ अब। तो वो मिसेस गुप्ता के साथ मैंने किया था, वो 8 एपिसोड का था। वो था मतलब आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं उनको गानों के थ्रू और उनसे बातचीत करके ऐसा बनाना था वो 8 एपिसोड्स कि उन तक वो सब पहुंच जाए जो हम कहना चाह रहे हैं। और उसके दौरान ही मैं बंबई आ गई थी। तो मैंने 2 एपिसोड जो हैं वो मैंने यहाँ से लिख करके भेजे हैं। और उसमें मतलब ये है कि उसमें अपनी सीमा पाहवा थी, मैं थी, हम सब लोग आंगनबाड़ी वर्कर भी बने थे। हम लोग ये सब मतलब पात्र भी थे उसके, और मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर काम भी हुआ था। तो मेरा आकाशवाणी से काफी गहरा नाता रहा है। तो एक समय ऐसा था कि मतलब आकाशवाणी पर भी मेरी आवाज आ रही है, ब्रेकफास्ट टीवी पर भी मैं सुनाई दे रही हूँ, दोपहर के समय खिलती कलियां आता था तो वो आ रहा है, और रात के समय बसंती आ रहा है। तो उसमें भी मैं खुद ऊब गई थी अपने आप से कि जब देखो मेरी अपनी आवाज सुनाई दे रही है, लोग कहेंगे कि यार निकालो इसको, औरत को यहाँ से। तो खैर थिएटर के तो खैर बहुत जाति पूछो का जो है वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। कि जाति पूछो में मैंने दोनों रोल्स किए हैं। शुरू में जब 8वां शो होना था, और 8 शो के बाद नहीं 9वां शो होना था, और वो कलकत्ता का शो था। मैं एक तरीके से स्टेपनी कहूँ तो अभियान की तो गलत नहीं होगा। तो नली जो कैरेक्टर मुख्य नायिका सोनू कृष्ण कर रही थी, शो की ओपनिंग उन्हीं से हुई थी। तो 8 शो के बाद सोनू नहीं आ पा रही थी, तो और शो कलकत्ता का अनाउंस हो गया था, और बहुत ही डिमांडिंग रोल था वो। तो 4 दिन थे सिर्फ, और 4 दिन में मुझे वो रोल तैयार करना था। और राजेंद्र नाथ जी को फुर्सत नहीं थी। तो जो भी मेरी रिहर्सल हुई है वो जहीर साहब और मेरे बीच में बस थोड़ी सी देर के लिए राजेंद्र नाथ जी आते थे, बाकी बार बार मैंने जहीर साहब के साथ मैंने ये करके, और मैंने कलकत्ता का शो किया है। ये मतलब 6-7वें दिन जितना ट्रैवल में समय लगा, और एक दिन पहुंच करके आराम किया, तो वो 6ठा या 7वां दिन रहा होगा जब मैंने वो नाटक किया, और शंभू मित्रा उस नाटक को देखने के लिए आए। और शंभू मित्रा ने स्टेज पर, खैर जहीर साहब की सुभाष भैया ने उसमें बबना का रोल किया था, और क्या कमाल रोल किया, कमाल, मैं बता नहीं। तो इन दोनों की तो तारीफ की। उसके बाद मुझसे मेरे लिए पूछा
कि मेरे को था अब मैं तो जो है ना पीछे अपने बच्चों को संभाले, मेरा रोल खत्म हुआ और मैं भागती थी अपने बच्चों के पास कि मेरे बच्चे पीछे हैं तो उनके पास जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तो उस लड़की को बता देना, बंगला में ही कहा कि उस लड़की को बता देना कि उसने बहुत अच्छा काम किया। वाह। और सब लोग मुझसे कहे शंभू दादा से तुम्हें तारीफ मिली है, अब तो पार्टी बनती है, अब तो पार्टी बनती है। और इसी प्ले को देखने के लिए दिलीप कुमार जी भी आए थे, ये तो सुभाष भैया ने बताया होगा। तो दिलीप कुमार जी ही वॉज मतलब महबूब थे मेरे, मैं फिदा थी उन पर। लेकिन नाटक देखा उन्होंने, मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा बिटिया जमी रहो, बिटिया दिलीप कुमार बिटिया। लेकिन उनका आशीर्वाद मिला और सचमुच में उस प्ले में हम लोगों ने कितने शोज किए और कितने सालों साल किए हैं। तो उस प्ले की एक घटना है कि जब या तो नल्ली का मैंने बताया ना आपको, मैंने नल्ली भी किया और उतना भी किया। तो जब मुझे नल्ली करना होता था तो मैं डाइटिंग करती थी, जब उतना करना होता था मैं ठूस ठूस करके खाती थी कि बदन मेरा बढ़ जाए। तो मैं पूतना का रोल कर रही थी और सुभाष भैया को मुझे अंधेरे में लाद करके ले जाना था। अब मैं इतनी भारी भरकम, सुभाष भैया कहाँ लाद करके ले जाते। तो हम दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि मैं तुझे बस करूंगा तब तक ब्लैकआउट हो जाएगा और मैं तुझे चला फिर तू अपना निकल जाना अंधेरे में। तो मैं अंधेरे में निकली, मैं शायद 2 कदम आगे थी सुभाष भैया से कि सुभाष भैया का पांव प्लैंक में फंस गया। बोला होगा सुबह और वो गिरे। अब उनको मालूम था वो गिर रहे हैं तो उन्होंने संभला, लेकिन उन्हें ये तो नहीं मालूम था कि वो गिर कहाँ रहे हैं। वो गिरे मेरे ऊपर और मुझे पता नहीं था कि मैं गिरने वाली हूँ। तो मैं गिरी, मेरा घुटना टकराया और सिर टकराया और सुभाष भैया ने मुझे अंधेरे में ही कहा वीना उठ। मुझे उतना तो पता है कि वीना उठ कहा है, लेकिन उसके बाद मेरी जो आंख खुली है तो मैं ग्रीन रूम में थी और मुझे सिर के ऊपर पहली चीज जो नजर आई वो थी पंखा चलता हुआ और सब लोगों की शक्लें फिर मैंने देखा, मतलब थोड़ी थोड़ी सी ब्लड और फिर उसके बाद सबकी शक्लें नजर आई और ओंठ हिलते हुए नजर आए, लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। और मैंने बहुत मतलब अपनी तरफ से बहुत जोर से बोला, लेकिन पता नहीं कैसी आवाज निकली होगी, मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो फिर मुझे ऑल इंडिया वो लकीली वो उस दिन का उस चंक का लास्ट शो था, तो मुझे और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर के गए। तो उन लोगों ने कहा क्योंकि सिर की चोट है और इनको सुनाई नहीं दे रहा तो हमको इनको पूरी रात हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। सो आई स्टेड इन द हॉस्पिटल, बट ये है कि सुबह तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मुझे सुबह छोड़ दिया गया। लेकिन मेरे कान में एक सीटी बज रही थी जो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रही थी और मेरा घुटना जो है राइट घुटना ये सूज करके बहुत मतलब अच्छा खासा हो गया था। तो वो उसमें ठीक होने में जब तक नेक्स्ट शो नहीं आ गया तब तक मैं मतलब ठीक हो चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट शो फिर किया हमने। क्या बात, शो मस्ट गो ऑन। वाकई 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 गो ऑन वाकई। कई बार शोज में हुआ। बगिया बांचाराम की जब हम लोगों ने किया था उस समय मैं मालकिन करती थी, सुभाष भैया की वाइफ का रोल था। तो उसमें एक दिन पहले मुझको 105 बुखार था शो से एक दिन और डॉक्टर ने कहा था कि आई एम सॉरी मीना जी। मैंने कहा आप मुझे कोई दवाई दीजिए जिससे मेरा बुखार उतर जाए। कहता देखिए आपको मैं दे तो दूंगा लेकिन जो बुखार आपका शूट किया ना तो मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। मैंने कहा आप मुझे ये दवाई तो दीजिए ना जिससे मेरा बुखार कंट्रोल में आ जाए, बाकी तो मैं देख लूंगी। तो उसमें भी यही हुआ कि लास्ट सीन तक तो मैंने जैसे तैसे निभाया है और लास्ट सीन के बाद मैं विंग्स में पहुंची हूँ एंड आई कोलैप्स्ड। और सांत्वना ये गुलाब जामुन खा, ये सूप पी, चिकन सूप लेकर के आई मेरे लिए, गुलाब जामुन आया, सब चीज रखी हुई थी। तो मतलब मेरा बीपी बिल्कुल टिप कर गया था। लेकिन
शो मस्ट गो ऑन। वाकई शो मस्ट गो ऑन, ये तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, और खासतौर पे जो अगर नई युवा पीढ़ी हमें देख रही है, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि आपको काम करना ही करना, अगर आप कमिटेड है किसी काम को करने के क्या लिए। ही पूछो, साधु का जब 23वां 24वां 25वां ये शो अनाउंस हो चुके थे, तो मैंने राजेंद्र भाई से कहा कि राजेंद्र भाई ये हो रहा है, तो मुझे एक दिन नल्ली का और एक दिन पूतना का भी करने दीजिए, 2-2 शोज वो लोग कर लेंगे और एक दिन मैं भी कर लूं। तो राजेंद्र भाई का कि बनता है बात, यू हैव ऑलवेज स्टूड बाय अस, तो मैं बात इन दोनों को बताता हूँ। तो बताया सोनू को और मोहिनी जी को, तो सोनू ने कहा नो, नॉट एट ऑल, आई विल डू ऑल द 3 shows, आई विल नॉट लेट हर डू व्हेन आई एम हियर, तो मैं ही करूंगी। मोहिनी जी ने भी कहा ये तो गलत बात है राजेंद्र, लेकिन मोहिनी जी मान गई कि ठीक है, वो करना चाहती तो ठीक है। लेकिन 23वें शो के दिन सोनू शो से आधा घंटा पहले किसी के हाथ उन्होंने कपड़े भिजवा दिए कि आई एम नॉट कमिंग फॉर द शो, और शो होने वाला था, और मैं तो मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैं एज यूजुअल अपना अशरिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर पहुंची। तो सांत्वना दिन का जाओ तैयार हो, मैंने कहा तैयार मुझे तो नहीं करना ना, आज का शो तो मुझे नहीं करना, कहने लगी तैयार हो तुम्हें को करना है। उस समय तो मुझे नहीं बताया, बाद में फिर उन्होंने बताया अब आगे से नल्ली का तुम ही करोगी। तो नल्ली इस तरीके से मेरी झोली में आके पड़ा, और उसके बाद तो इट्स अ लेजेंडरी प्ले। तो फिर तो बाकी के सारे शोज मैंने ही किए, पूतना बदलती रही लेकिन नल्ली में ही रही आगे तक। क्या बात, क्या बात। ये है ना कि मंच की मुझ पर ना वो है कि मंच अपने आप देता है मुझे अपने आप काम देता है। इसी तरीके से और भी बहुत बारी इस तरीके की चीजें हुई हैं जो कि हम लोगों को ये हुआ है कि शो मस्ट गो ऑन। 1084 की माँ में मेरी बेटी तब लगभग 3 साल की थी, तो उसने आई डोंट नो क्या हुआ, वो बाद में बताऊंगी मैं आपको, कि उसने कहा मैं आपको नहीं जाने, मैं जाने के लिए जैसे तैयार हुई, 3-3.25 साल की बच्ची, उसने कहा नहीं जाओगी, शो के लिए नहीं जाओगी। मैंने कहा बेटा मुझको तो जाना है ना, मेरा शो है, मुझको करना है। और वो थाए थाए रो रही, कहती आप हमको प्यार नहीं करती हो, आप राजेंद्र अंकल से प्यार करती हो। मैंने कहा व्हाट, ये तुमसे किसने कहा, आप नहीं जा सकती हो प्ले के लिए, आप नहीं करोगी प्ले। और उसने वहां एक ना कैंडल स्टैंड पड़ा हुआ था बहुत भारी सा, उसने वो उठा लिया, उसने कहा अगर आप गए तो मैं अपने सिर पर मार दूंगी। और ये 3 साल की बच्ची कह रही है कि मैं अपना सिर फोड़ दूंगी, आप नहीं जा सकते हो। तो मैंने उस दिन, अब शो तो करना ही था ना, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, घर में कंपोज पड़ी हुई थी, मैंने उस पीस करके उस बच्ची को कंपोज दे दी, और मैं उसको सुलाती जा रही कि किसी तरीके से वो सो जाए। वो जब वो सो गई तो उसको मैंने सुलाया और अपने बेटे से कहा, मैंने कहा अंशु तुम इसके पास बैठना, इसको छोड़ना मत। और अपने हस्बैंड को पड़ोस में के घर, तब मेरे पास फोन नहीं था, पड़ोस के घर से मैंने फोन किया, मैंने कहा शैलेन घर आ जाना, मैं शो के लिए जा रही हूँ और बाद में बताऊंगी क्या हुआ। और मैं शो के लिए मैं लेट हो चुकी थी, मैं वहां मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं डेज हालत में थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, मैं एक से दूसरी से तीसरी बदलती हुई बस, और वहां पर प्ले शुरू हो चुका है और उसमें इंटरवल नहीं होता था। तो राजेंद्र सब कह रहे कि क्या करें, रंजना गौहर थी, रंजना गौहर स्क्रिप्ट लेकर के पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने कि राजेंद्र जी करने का नहीं, मैं इंटरवल कर दूंगा, और अगर वीना नहीं आएगी तो शो कैंसिल कर दूंगा, सबके पैसे दे दूंगा, लेकिन ये रोल वीना ही करेगी। तो मैं जब पहुंची हूं, मेरी एंट्री को सिर्फ 7 मिनट रह चुके थे, तो मैं सांत्वना दी, मतलब एक थोड़ा चप्पे चप्पे पर थे, आ गई वीना आ गई वीना आ गई वीना। मैं अंदर पहुंची और रंजना साड़ी में थी, मतलब मुझे होश नहीं, मैंने सब लड़कों के सामने रंजना से साड़ी खींची है, वो मुझको कह रही व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, और मैं मतलब अपनी साड़ी निकाल करके ऐसे फेंकी और मैंने साड़ी को लपेटना शुरू किया, कोई मेकअप नहीं कुछ नहीं, और मेरी मतलब ये कि
एंट्री मेरी आ चुकी और मैं बस जैसे तैसे साड़ी लपेट के स्टेज पे पहुंची और मेरा पहला डायलॉग था समू रे, और उसके बाद मैं अपने बच्चे को याद करके रोती हूँ। और मैंने कहा समू रे, और मैं जिसे कहते हैं आज भी मेरे हाथ हो जाते हैं ये सोच करके, उस समय जो मैं जिसे कहते हैं ना फुक्का फाड़ करके जो रोई हूँ, बुरी तरह से मेरे जितने आंसू उस समय तक रुके हुए थे वो सारे के सारे समूह की माँ की आंखों से निकले। और उस दिन मुझे मतलब मैंने लोगों की सिसकियां सुनी है। फिर रोल के बाद सांत्वना दी ने कहा क्या हुआ था, मैंने उनको सारा किस्सा बताया कि सांत्वना दी ये हुआ है। और उनका अब से तेरे बच्चे ना, क्योंकि क्या है कि बच्चे शरारत करते हैं तो राजेंद्र भाई ने कहा था कि ना बहुत डिस्टर्बेंस होती है, कहने लगी कुछ हो बच्चों को मैं संभालूंगी, लेकिन वीना के बच्चे जो है ना यहाँ पर आएंगे, वो कहाँ छोड़ करके आएगी। तो घर पहुंची हूँ तो बाकी 103.5 बुखार था उस बच्ची को, बुखार में पड़ी हुई। और अगले दिन भी फिर मेरा शो था, फिर अगले दिन उसको उसी हालत में, बुखार की हालत में उसकी दवाई लेकर के मैं पहुंची और विंग्स में उसको लिटाया हुआ, और सांत्वना दी उसके पास ना, कहते मम्मा अम्मा जा रही है ना, अम्मा जा रही है, अम्मा समूह की मां नहीं करेगी, अम्मा समूह की मां नहीं करेगी, क्योंकि मुझे रोना था ना तो वो रोना नहीं देख सकती थी मेरा, अम्मा समूह की मां नहीं करेगी। तो उनका बेटा वो तो समूह की मां रो रही है, तो आपकी अम्मा थोड़ी रो रही है, तो ये तो नाटक है, नाटक में तो ऐसा करना होता है, ये तो सच थोड़ी है। वो उसको लगातार प्यार से लगातार समझाती जा रही है, उसको पुच्ची करती जा रही, प्यार करती जा रही। और उसके बाद मेरा खत्म होता था, उसमें मैं 2 रोल करती थी, एक मिसेस कपाड़िया का और हाई क्लास वुमेन जो कि सिगरेट होल्डर से सिगरेट पी रही है, उस तरह की औरत का करते। तो मैं इमीडिएटली फिर उसमें आ जाती थी, फिर मैं बाकी को दिखाती थी कि देख तब तो मैंने वो किया ना, समूरे किया, अभी मैं देख मैं मिसेस कपाड़िया बन के जा रही हूँ, ये तो दोनों नाटक है ना, अम्मा थोड़ी कर रही है ये सब, ये तो मिसेस कपाड़िया कर रही है या समूह की माँ कर रही है। तो धीरे धीरे उस बच्ची को समझ में आने लगा। लेकिन मुझे इस बात की तह तक जाना था कि इस बच्ची के दिमाग में ये कैसे आया कि तुम राजेंद्र अंकल से प्यार करती हो, तुम नाटक से प्यार करती हो। तो उसने बताया कि सामने जो आंटी है उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ तो तुम लोगों से प्यार करती नहीं है, वो तो आवारा औरत है, और वो जाती है रात रात को लौट करके आती है, और तो वो जो डायरेक्टर है ना राजेंद्र नाथ जी, वो तो उनको प्यार करती है। उफ, मतलब राजेंद्र नाथ जी सिर्फ राखी ही तो नहीं बांधती थी, अदरवाइज ही वाज लाइक माय ब्रदर। आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि उनकी पर्सनालिटी और मेरे बड़े की पर्सनालिटी बिल्कुल एक जैसी थी। तो मतलब मुझे लगा कि जैसे कितना कैसे लांछन लगा रहे हैं ये लोग। लेकिन उसके बाद से सांत्वना दी ने पाखी को संभाल लिया कि इसकी ट्रेनिंग मैं करती हूँ, तू चिंता मत कर। तो ऐसी ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये है कि एक ही मोटो था कि शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, कुछ हो जाए कुछ नहीं। मतलब ये है कि अगर आप आखिरी सांस भी आपकी बची है तब तक आपको करना है। मंच पे है, अगर टेलीविजन की अलग बात है, फिल्म की अलग बात है, वहां आपका रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन मंच पर नहीं हो सकता है। मंच पर तो आपको जाना ही जाना है, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और मैं अगर मंच पर इतना कुछ कर पाई हूं ना, तो इसके लिए मतलब ये है कि मेरे दोनों बच्चों का और विशेष रूप से शैलेंद्र का, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है। जिस समय घासीराम कोतवाल में मुझे जाना था तब मेरा बच्चा था, मेरा बड़ा बेटा, तब तो पाखी तो पैदा नहीं हुई थी, मेरा बेटा सिर्फ 1.5 साल का था। तो मैंने कहा मैं इसको कैसे छोड़ करके जाऊंगी। तो कहने लगे अच्छा तुम माँ हो तो मैं बाप नहीं हूँ, मैं संभालूंगा इसे, क्योंकि मैं बीमारी की हालत में जा रही थी, तो मैं कैसे उसको संभाल सकती थी। तो कहने लगे तुम चिंता मत करो, मैं देखूंगा इसे। तो ये है
बात से ये था कि मैं रिहर्सल के लिए जाती थी तो 9 साढ़े 9 तक लौट करके आती थी। तो शैलेंद्र शाम का खाना हमेशा शैलेंद्र बनाया करते थे कि शो से आएगी तब थोड़ी खाना बनाएगी। और लौट करके आती थी तब तक बच्चे सो चुके होते थे, तो दोनों बच्चों को मैं उठाती थी अपने भाई के घर, क्योंकि 6 बजे के करीब जो है मैं 5 बजे के करीब मैं निकल जाती थी घर से। तो बच्चों को ये था कि देखो तुम दोनों बच्चे जैसे ही स्ट्रीट लाइट जलेगी मामा के घर चले जाना। मेरे बड़े भाई ने मेरी वजह से प्रेस एनक्लेव में घर किराए पर ले लिया था। तो ये बच्चे शाम को जैसे ही पहली लाइट जली और ये दोनों मामा के घर पहुंच जाते थे। तो जब और शैलेंद्र आकर के घर पर खाना बनाते थे और मैं उसके बाद हम दोनों मिलकर के दोनों बच्चों को, एक को मैं उठाती थी दूसरे को शैलेंद्र उठाते थे, हम दोनों बच्चों को उठा कर खिलाते थे और सोते सोते इन बच्चों को खाना खिलाती थी, सोते सोते इनको कुल्ला कराती थी और उसके बाद इनको सुला देती थी। तो क्या बात, क्या बात। सतीश आनंद सर हमारे साथ जुड़े हैं, आप जानते हैं इनको, थिएटर के तो सभी लोग जानते हैं। लिखते हैं कि आपने, और ये मैं खुद भी कह रही हूँ, उन्होंने एक बात लिखी है उससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लिखते हैं कि आपके जो मेमोरीज है उनको आप एक किताब का रूप देना चाहिए, जो नए परफॉर्मर्स है उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा। बिल्कुल सही लिखा इन्होंने। आपकी जितने भी आपने अपनी जर्नी की जो इंस्पिरेशनल बातें बताई, ये सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बातें हैं। इनको सच में आपको एक किताब का रूप देना चाहिए। मैं अब एक वक्त तो हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगी। वो जो आपने मुंबई में जो आपने स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम किया, मैं चाहूंगी इसके बारे में हमें जरूर बताएं। ओके, मैं एनएसडी में पढ़ाती थी, मैंने लगभग 10 साल एनएसडी में पढ़ाया है। तो 98 में मेरी बेटी पाखी ने ये कहा कि माँ मुझे फिल्मों में काम करना है। जी। मेरे बेटे ने जब फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहा था, उसको मैंने पूरी तरह से मैं उसके साथ थी और उसको मैंने कहा कि जाओ, और वो पहले गो में निकल गया था और उसको एडमिशन एफटीआई में मिल गई थी। तो जब पाखी ने कहा मुझे फिल्मों में काम करना है, मैंने कहा जाओ बिल्कुल करो। और जैसे तैसे कि उसको पेइंग गेस्ट की तरह ढूंढ ढांड के कुछ फ्रेंड्स लोग थे, उन लोगों ने वहां पर उसके लिए किया। लेकिन 15 दिन बाद ही पाखी का फोन आया कि माँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रोते हुए उसका फोन आया कि मैं नहीं रह पाऊंगी। मैंने फिर बच्चू भाई से कहा, मैंने कहा बच्चू भाई मैं नहीं रुक सकूंगी, इसलिए ये है कि आप 15 दिन का मैं नोटिस देती हूँ, 15 दिन बाद मैं बम्बई निकल रही हूँ। और सब मैंने मतलब मेरा बेटा और मेरी बहू ये दोनों रहते थे उधर मयूर विहार। उन लोगों से कहा कि अब ये तुम लोग यहाँ चाहो शिफ्ट करना चाहो प्रेस एनक्लेव में, तो तुम लोग यहाँ शिफ्ट कर जाओ, उस घर को किराए पर चढ़ा देंगे। तो वो लोग यहाँ फिर मयूर प्रेस एनक्लेव में आ गए और मैं बस जो पहनने के कपड़े थे वो लेकर के सीधे इसके पास पहुंच गई, मतलब इमीडिएटली। तो देखा पीली पड़ी हुई लड़की बिल्कुल, और मैंने इसको गले से लगाया और ये खूब रोई खूब रोई। मैंने कहा चल अब तो मैं आ गई ना। बस उस समय मैं लिख रही थी, वैदिक कालीन नारियों के लिए लिख रही थी, और वो रेडियो के तो ये आपको बताया ही, और एक और था जो मैं लिख रही थी किसी के लिए। तो 3 काम थे ऐसे में जो मेरे अधूरे थे। तो मैंने उनसे कहा मैं आपको बंबई से लिख करके भेजूंगी, सारा काम मैं लिख करके आपको बीच में नहीं छोड़ूंगी। तो ये लिखना तो मेरा इस तरीके से रहा, जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे तब भी मैं लिखती थी, स्क्रिप्ट देती थी, पैसा लेती थी, हॉस्पिटल में जमा करती थी, रात रात भर बैठ करके लिखती थी, हाथ के हाथ पैसा आता था और हॉस्पिटल में देती थी। नहीं बचा पाई उनको, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि किया, इस लिखने ने मेरा बहुत साथ किया। तो वहां से मैं वहीं से लिख लिख करके भेजती थी। तो वो काम मैंने वहां कंप्लीट किया। फिर वहां पहुंच के भी मैंने थिएटर किया, दिनेश ठाकुर के ग्रुप के साथ थिएटर किया मैंने, अंजी किया और मैंने एंटीगनी किया, ये 2 प्लेस किए थे। तो अंजी में तो मैंने 4 रोल्स किए थे, अंजी की माँ, अंजी की बहन, और एक फिल्म एक्ट्रेस और एक प्रोस्टिट्यूट। ये 4 रोल मैंने ये किए थे और 4 रोल के मुताबिक ही मेरा सारा अटायर होता था।
तो मैंने एक के ऊपर एक अटायर पहना हुआ था, ऐसे कि मेरे पास समय तो होगा नहीं, तो फटाफट एक उतारती थी, वो दूसरे वाले अटायर में आ जाती थी। इस तरीके से होता था। तो और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आप कह रही थी ना कि आप दिल के नजदीक आपका कौन है, कौन से नाटक है, तो कन्यादान और सर्द मौसम, ये दो नाटक हैं जो कि मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। जहीर साहब ने मेरे कन्यादान में मेरे पिता का रोल किया था, और सुभाष भैया ने मेरे हस्बैंड का रोल किया था। और हस्बैंड भी ऐसा, मतलब मेरे फादर के कुछ वो थे, आदर्श थे। उन आदर्शों के कारण, मतलब मुझे ये था कि मेरे पिता के आदर्श ना, मैं आई डिडंट लव द बॉय, लेकिन मैंने इसलिए शादी की क्योंकि मेरे पिता के आदर्श थे। उन आदर्श के मुताबिक अगर एक नीची जात का लड़का जो कि लायक बन गया है, उसके साथ शादी करनी है तो करनी है, और मैं करती हूँ उससे शादी। लेकिन वो लड़का, उसने अपने बाप को पूरे समय देखा है कि वो अपनी माँ को पीटता है, दारू पीता है, उसी तरीके से वो दारू पी करके और नशे में मेरी माँ मुझे मारता है। मैं सतमास, मतलब 7वां महीना मेरा चलता है, मेरी पेट पर लात मारी, इस हालत में माँ, और मेरी माँ बनी थी ये सुचित्रा। वो लिख रही है, बिल्कुल बिल्कुल लिख रही है, I played your mother किया था, और वो माँ की तकलीफ सुचित्रा ने इतने अच्छे से डिपिक्ट की थी। तो लेकिन मेरा लास्ट का जो सीन था, वो उसमें मेकअप मैं अपने आप ही करती थी। तो विथ फुल 7 months प्रेगनेंसी, ओंठ भी मेरे बिल्कुल जैसे फटे। मैंने मतलब देखा था कि जब बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो यहाँ से ओंठ सफेद पड़ जाते हैं, ऊपर से अंदर से लाल होते हैं, तो मैं वैसा मेकअप करती थी। आंखों के नीचे गड्ढे, यहाँ गड्ढे सब, और बाल बिल्कुल उड़े हुए। और मैं पहुंची ना, तो मेरा भाई बने थे उमेश श्रीवास्तव। तो उमेश श्रीवास्तव ने पहली बार मुझे उस अटायर में स्टेज पर देखा था, एंड ही वॉज, मतलब जैसे एक भाई का चेहरा पक होना चाहिए उस हालत में बहन को देख करके, उमेश की वैसी हालत हुई थी मुझे उस तरीके से देख करके। और फिर जो मेरे बीच में, क्योंकि दिस गर्ल इज सच अ बबली चाइल्ड, बहुत ही, ज्योति जो है माँ की दुलारी, बाप की दुलारी, भाई की दुलारी, और चिड़िया की तरह फुदकती थी। इस तरह की लड़की एक बार अपने घर आती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी इस आदमी के पास, मुझे नहीं जाना, मैं लौट करके आ गई हूं ना। लेकिन फादर कहते हैं कि नहीं, तुमको वापस जाना चाहिए। अरे वो लड़का, तुम उसके हालात को समझो, क्यों है वो ऐसा। और मैं इस बात को ये बात जो है, ये मेरे माँ और पिता के बीच में होती है, जो कि मैं सुन लेती हूँ और मैं डिसाइड करती हूँ कि अब मैं जाऊंगी। लेकिन मेरे पिता एक मतलब सभा में जिसमें जाना है, वो सभा ऐसी है जहां की मेरे पति को सम्मानित करना है, जो कि सच नहीं है। माय फादर हेटेड नाउ दिस बॉय। जब उनको रियलिटी पता चलती है, वो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं, और वो स्टेज पर खड़े होकर के झूठ बोलते हैं, और मैं ऑडियंस के बीच में उस झूठ को सुनती हूँ। After a long time, I go to see my father and confront him. और उस समय जो मैं, मतलब ये है कि अंदर मेरे आंसू हैं, लेकिन बाहर जो है, मैंने पलक नहीं झपकाई थी पूरे उसमें। और जहीर साहब मतलब जार जार स्टेज पर रोए हैं उस समय। वो प्ले खत्म करने के बाद नेमी चंद्र जैन जी ने वो प्ले देखा था। वो पीछे मतलब आकर के हमेशा वो, जब भी प्ले हमारा देखने के लिए आते थे, वो हम लोगों को शाबाशी देते थे। उस दिन वो आए, और आने के बाद उन्होंने सिर्फ मेरे सिर पर हाथ रखा, और वो मुड़ करके वापस चले गए। कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले, वो बोल ही नहीं पाए। और अगले दिन उन्होंने लिखा था, विजय तेंदुलकर ने ये नाटक लिखा था एक पिता की एग्नी, लेकिन वीणा मेहता ने इस प्ले को अपना बना लिया। क्या बात, क्या बात। ये मेरे लिए वाकई उपलब्धि थी। वाकई सुभाष से लिखते हैं कि कन्यादान कब, अभी भी जब मैं पढ़ता हूँ तो आखिरी सीन में रो पढ़ता हूँ। तो मतलब ये था। और जर्द मौसम जो मैंने यहाँ
मुंबई में किया है, इसकी भी ये कहानी है कि सरिता चौहान, जो जाकिर की पत्नी है, सरिता चौहान हुसैन, तो वो नाटक करती हैं। उनका नाटक में देखने के लिए गई थी, तो काफी साल हो गए थे ये एंटीगनी और ये दिनेश ठाकुर जी का वो किए हुए। तो मैंने सरिता से कहा, मैंने कहा सरिता मेरा भी मन करता नाटक करने का। उनका अम्मा, नाउ ऑल माय स्टूडेंट्स, उनकी स्पाउसेस सब मुझे अम्मा कहते हैं। तो कहने लगी अम्मा एक प्ले है, मैं आपको सुनाती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि उसे आप ही कर सकते हो। और उसने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और उसने कहा कि देखिए ये 15 मिनट का नाटक है जो कि मैंने किया है, लेकिन अब हमको इसे ये समझिए कि 1.25 घंटे का बनाना है। तो मैं, जाकिर और सरिता, हम तीनों बैठे और फिर हम लोगों ने उस नाटक पर काम किया। कुछ सरिता के एक्सपीरियंस, कुछ जाकिर की सलाहें, कुछ मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस, और कर आकर के ये नाटक अल्टीमेटली 1 घंटा 40 मिनट का हो गया। और इस 1 घंटा 40 मिनट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, वो है शालिनी, जिसे स्टेज पर डायलॉग भी बोलने हैं, जिसे स्टेज पर रोना भी है, जिसे स्टेज पर हंसना भी है, जिसे स्टेज पर नाचना भी है और गाना भी है। सब कुछ स्टेज पर करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए एक कैरेक्टर आता है पिज्जा बॉय का उसके। और ये शालिनी जो है, ये पंजाब की एक ऐसी औरत है जो कि पूरी तरह से अपने फैमिली, मतलब वो फैमिली ही उसकी दुनिया है। और मतलब शी इज लिविंग इन अ लूप। उसे वो उस जिंदगी को, वो अपनी पूरी फैमिली को खो चुकी है, लेकिन ये है कि हर लाइफ इज इन अ लूप। वो जहां से हर सुबह जो है वो उसी पॉइंट से अपनी जिंदगी को शुरू करती है और अल्टीमेटली पहुंच करके उसी पॉइंट पर आ जाती है जहां उसने फैमिली को खोया है। तो इस नाटक को कोल्हापुर फिल्म ये थिएटर फेस्टिवल में ये गया था, जहां 60 से ऊपर प्ले हुए थे। मराठी के थे, हिंदी के थे और संस्कृत के थे। 3 भाषाओं के प्लेस थे। और वहां पर मुझे 70 साल की उम्र में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। वाह वाह। और जब मैं अपना अवार्ड लेने के लिए जा रही थी तो बाकी सब लोगों के तो अपने अपने लोग आए थे और मैं मुंबई से अकेली गई थी। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, तालियां तो मैं लेकर के रहूंगी। तो वहां पर ये होता है कि जैसे ही स्टेज पर कोई पहुंचता है ना, तो वो टिपिकल जो मराठी वो है ना, ढन ढन, जो गणेश विसर्जन का होता है वो बजता है। तो मैं स्टेज पर पहुंची और मैंने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा थांबा, और वो लोग एकदम सब लोग रुक गए, सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा देखिए 70 साल की उम्र में अकेले स्टेज पर रह करके मैंने ये अवार्ड लिया बेस्ट एक्टिंग का, तो मुझे मेरे हिस्से की तालियां मिलनी चाहिए। और फिर तो जो सीटियां बजी, वाह, मतलब घालक में डाल करके अपनी तालियां लिए। क्या बात, क्या बात, वाह। तो अच्छा, आप पूछ रही थी उसके बारे में कि मैंने वो तो काम किया है। तो जब मैं मुंबई पहुंची पाकी के पास, तो पाकी ने तब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था अपना। तो मैंने कहा वापस जाओ और मैं यहाँ हूँ और अपने एग्जाम देकर के आओ। कहने लगी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। मैंने कहा पढ़ा नहीं है लेकिन तुमको जाना है। वो भी बड़ा नाटकीय कहानी है मेरी। मैं इसको लेकर के गई थी दिल्ली छोड़ने के लिए और ये कार ड्राइव कर रही थी और हम जमुना के पुल पर थे। इसकी मेरी लड़ाई हो रही थी। इसने कहा मैम नहीं दूंगी एग्जाम। मैंने कहा एग्जाम तो तुमको देना पड़ेगा। कहती मैं फेल हो जाऊंगी। मैंने कहा हो जाओ फेल, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम तुम दोगे, तुम हार नहीं सकती। तो इसने कहा जिंदगी मेरी है। मैंने कहा ओके, तो जिंदगी मेरी है, अगर तुम एग्जाम नहीं दोगी तो मैं यहीं जमुना में कूद जाऊंगी। तो उसे कहा क्या बकवास कर रही हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने कार का दरवाजा खोल दिया। एक्चुअली कार का दरवाजा खोला और पाकी चले खाती हूँ। मैंने, हालांकि मुझे कूदना थोड़ी था। लेकिन तो उस दौरान फिर मैं वापस आ गई। तो पाकी 1 महीने तक वहां रही थी पढ़ने के लिए और एग्जाम के लिए। तो मुझे बहुत अकेलापन लगता था।
तो मुझे पता चला कि बॉम्बे सेंट्रल पर एक लड़की है जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम करती है। तो मैं उसके पास गई। तो मैंने कहा कि मैं वीणा मेहता हूँ, मैं थिएटर में ऐसे-ऐसे काम करती रही हूँ और मैंने पहले भी दिल्ली में भी बहुत काम किया है लोगों के साथ सोशल सर्विस और मेरा लिखा भी इन्हीं सब विषयों पर है, तो मैं बच्चों के साथ काम करना चाहूँगी। कहने लगी 1 से 2 भले तो आप लोग हम करते हैं। तो मैंने वहाँ उसके साथ रह कर के मैं तब सांता क्रूज़ में रहती थी और सांता क्रूज़ से रोज़ मैं ट्रेन पकड़ के बॉम्बे सेंट्रल जाती थी। मॉर्ग के बीच में एक पत्थर के बहुत बड़ा एक चबूतरा सा बना हुआ था, उस पर हम बैठते थे। तो हमारा सबसे पहला काम होता था लता का मेरा कि हमने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया हुआ था स्ट्रीट चिल्ड्रन का ही। तो उन बच्चों को कहते थे कि तुम्हें ये ध्यान देना है कि कोई भी बच्चा जो ट्रेन से आ रहा है और तुम्हें ये लगे कि ये घर से भाग करके आया, उसको हमारे पास लेकर के आओ। तो वो हमारे पास लेके आते थे। तो उस बच्चे से सबसे पहली चीज़ हम ये कहते थे कि तुमको भूख लगी होगी ना, खाना खाया तुमने? नहीं खाया, तो सबसे पहले हम उसको खाना खिलाते थे कि उसके बाद हम कहते थे कि अच्छा तुम कैसे आए हो, क्या आए हो? तो फिर उसकी कहानी सुनते थे हम और फिर उसके बाद हम उससे कहते थे कि तुम अपने माँ-बाप से कहना चाहोगे कि तुम यहाँ पर हो? तो शुरू में तो कहते थे नहीं, फिर हम कहते थे कि देखो उन्हें तुम बता दो, हम कसम खाते हैं कि हम ये नहीं बताएँगे, तुम कहाँ हो? लेकिन सिर्फ इतना उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम ठीक-ठाक हो। तो फिर हम उसके बाद ना उन लोगों को फ़ोन करके बता देते थे कि आपका बच्चा सेफ है, आप डरिए मत, हम एनजीओ में काम करते हैं, अब बच्चा सेफ है। उसके बाद जब बच्चा इस उसमें स्थिति में आ जाता था कि हाँ, मैं अपने माँ-बाप से बात करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर हम उससे फ़ोन पर बात करते थे। फिर हम उसको तैयार करवाते थे कि अब तुम्हारे माँ-बाप आकर के तुमको ले जाएँ। तो फिर वो बच्चा जब तैयार हो जाता था, फिर हम उसको उसके माँ-बाप के पास भेजते थे। तो वो बच्चे मुझे नहीं कहीं भी जाने देते। लता जो है, उसकी शादी हो गई और वो विदेश चली गई। तो मैं उन बच्चों के साथ काम करती थी। तो एक बार मुझे दिल्ली आना था। तो उनमें से एक ने कहा अगर आप चली गई ना मैं फिर से स्निफ करना शुरू कर दूँगा, ऐसे ब्लैकमेल करते थे बच्चे मुझे। फिर मैंने कहा मैं बेटा मैं सच्ची कह रही हूँ और उन बच्चों को लेकर के कहीं मैं खाना बना कर के ले जाती थी, मतलब पूरी छोले या कभी दही वड़े, कब कुछ और हम लोग पिकनिक करते थे। तो दैट बिकेम माय एक्सटेंडेड फैमिली। बाकी आ गई थी, उसके बाद भी आई वाज़ विद देम। तो लेकिन मेरा दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने कहा बेटा मुझे जाना है, तू बिल्कुल स्निफ नहीं करेगा। तो मैं दिल्ली आई और 7 दिन के बाद जब मैं दिल्ली से वापस लौट करके गई, तो वहाँ कटीली तार लगी हुई थी। मैंने कहा ये किसने किया? क्या किया? पता चला कि पुलिस वालों ने उन सारे बच्चों को वहां से भगा दिया। भगा करके उन लोगों ने उनको आज मतलब मेरे सामने का एक हादसा है कि एक बारी एक बच्चे को इन लोगों ने सब लोगों ने जिसको मैं जानती नहीं थी पुलिस ने घेरा बना रखा था। उसको डोंगरी बोलते हैं ये बच्चों को उसमें शेल्टर में भेजना था। लेकिन वो बच्चा किस तरीके से जैसे कोई हिरन शेरों के बीच फंसा होता है, भेड़िए उसके ऊपर झपट रहे हो ना, इस तरीके से। और मैं पुलिस को चीरती हुई जा करके मैंने उस बच्चे को ना गले लगा लिया था। मैंने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? किस तरीके से उस बच्चे को कितना हैरास कर रहे हो? तुमको क्या चाहिए? इससे क्या चाहते हो तुम लोग? कहते बहन जी हम उसका बुरा नहीं चाहते, हम इसको डोंगरी ले जाना चाहते हैं और ये बच्चा काबू में नहीं आता है। फिर उस बच्चे मैंने कहा ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं करो, मैं समझाती हूँ इसको। तो बच्चे को मैंने समझाया, वो कहने लगा आपको पता नहीं डोंगरी में क्या होता है। अब मेरे पास जवाब नहीं था उस बच्चे का। तो मैं जानती थी कि इन बच्चों के साथ अब ये है कि उन बच्चों में से क्या डोंगरी भेज दिया कि या बच्चों को भगा दिया गया। लेकिन ये है कि वो परिवार मेरा 10-12 बच्चों का मेरा परिवार था जो कि मैंने बनाया हुआ था। एक उनमें से एक अपने आप को शाहरुख खान कहता था, वैसे ही बाल बनाता था। तो कोई मुझे नहीं मिला। मैं वहां के उसमें भी गई कि शायद कोई वेटर का काम कर रहा हो क्योंकि उन लोगों से मैंने कहा था, लेकिन कोई नहीं मिला उनमें से मुझे। आज लगभग 20 साल हो गए इस बात को, कोई नहीं मिला।
हमारे साथ महेश बादल जी जुड़े हैं, लिखते हैं वीना जी को प्रणाम, यू आर फैंटास्टिक आर्टिस्ट। वाकई जसकिरण चोपड़ा जी हैं, लिखती हैं मैंने 59 की एज में थिएटर करना या काम करना शुरू किया। हैट्स ऑफ टू यू जसकिरण जी, और बहुत अच्छी रंगकर्मी है, वरिष्ठ रंगकर्मी है। हमारे से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन आपकी जो इतनी जर्नी जो रही है, इट वाज सो मिसमराइजिंग और इतना मजा आया सुनने में। वाकई आपको एक किताब लिखनी चाहिए ताकि जितने भी युवा पीढ़ी है वो आपकी जो एक्सपीरियंसेस है उनसे उनको एक और इंस्पिरेशन मिल सके। क्योंकि अभी आई एम श्योर कि आपने पूरे अपने अनुभव शेयर नहीं किए क्योंकि वक्त की कमी तो हो ही जाती है, बट इट वाज मिसमराइजिंग। हमने सिर्फ आपका थिएटर का जर्नी लिया है, लेकिन आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं जिनको हम अभी टच नहीं कर पाए, लेकिन जरूर मैं में जो हुआ वो तो टच भी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपको दोबारा जरूर इनवाइट करूंगी। इट विल बी एक्सपीरियंस फॉर अस आल्सो। पता ही नहीं चला कब 1.5 घंटा के करीब हो गया, एंड इट वाज टू गुड, मेस्मराइजिंग, एंड आई विल डेफिनेटली इनवाइट यू अगेन। जो आपकी मुंबई की जर्नी है वो भी रहती है, जो आपकी सिंगिंग की जर्नी है वो भी रहती है, उस पर हम जरूर बात करेंगे। बट वीना जी, इट वाज टू गुड, इट वाज सो एनरिचिंग एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। इट वॉज हार्ड, थैंक यू सो मच टू यू कि तुमने मेरे इतने पुराने लोगों से मुझे मिलाया और तुमने इतना सम्मान दिया। थैंकफुल टू रूबरू, थैंकफुल टू शख्सियत, थैंकफुल टू विजयसूरी फाउंडेशन कि तुम लोगों ने मुझे मौका दिया इस मंच पर आने का। हम सभी हमारे साथ मंजू वजीर जुड़ी हैं, जम्मू से हैं, शी इज अ क्लासिकल डांसर। हम दोबारा आपको सुनना चाहेंगे, शी राइट्स की वी वांट हर अगेन। हम वाकई आपको सुनना चाहेंगे क्योंकि आपकी इतने पहलू हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है। मैं जरूर चाहूंगी कि आप दोबारा हमारे पास आए। जो आपकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उससे हम और रूबरू होंगे। अभी बहुत सारी चीजें जो रह गई हैं, हम जरूर चाहेंगे कि आप दोबारा हमारे यहाँ जरूर आए। इट विल बी प्रिविलेज फॉर अस। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी मैं आपको, बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू। मेरी तरफ से भी सबको धन्यवाद, जो जो लोग जुड़े, और सब लोगों को नमस्कार और सब लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। शख्सियत का अगला अंक कल शाम को 7 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी अर्चना भल्ला, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम, टेलीविजन, रंगमंच और सिनेमा से जुड़ी हुई हैं, पंजाबी सिनेमा से जुड़ी हुई हैं। तो उनकी जो शख्सियत के पहलू हैं, जो उनकी जर्नी है, उससे हम रूबरू होंगे कल शाम को 7 बजे। तो जुड़िएगा हमारे साथ एक बार फिर से कल शाम। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।